तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइकोंग छोटे ड्रैगन पे अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। तो फिर प्रिंसेस उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो डोंग के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो डोंग उसके अटैक से बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। तो प्रिंसेस योंगफाई से कहती है कि इसे मुझे दे दो, मैं कुछ दिन तक इसे अपने घर में रखूंगी और जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इसे वापस तुम्हें दे दूंगी। तो योंगफाई कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। वो डोंग को प्रिंसेस के हवाले कर देता है और फिर गुस्से से साइकोंग की तरफ देखता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि साइकोंग अपने रूम में होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था क्योंकि प्रिंसेस ने उसे बहुत जलील किया था। तो वो अपने नौकर को बुलाता है तो उसका नौकर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, मगर वो उसे लात मार कर कहता है कि मेरी तरफ देखकर बात करो। और फिर उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने जितनी भी वाइन कलेक्ट की थी वो सारी ले आओ। तो वो नौकर बाहर चला जाता है और एक और नौकर से कहता है कि जाओ जल्दी से जितनी भी वाइन है वो सारी ले आओ और ज्यादा देर मत करना क्योंकि मास्टर इस वक्त बहुत ही बोर हो रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी वाइन ला कर देनी है। तो वो नौकर जैसे ही बाहर जाता है तो बाहर से उसे कोई लात मार के वापस अंदर फेंक देता है। जिसके बाद हमें योंगफाई को दिखाया जाता है। वो डोंग का बदला लेने के लिए वहाँ पे आया था। और फिर साइकोंग जैसे ही अपने रूम में वापस आता है और देखता है कि वहाँ पे वाइन नहीं है तो वो चिल्लाने लगता है, मगर फिर उसे अचानक से टेबल पे वाइन पड़ी हुई नजर आ जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो उन लोगों ने वाइन यहाँ पे रखी है। तो वो वाइन यहाँ पे योंगफाई ने रखी थी और उस वाइन में डॉगी का पेशाब मिला दिया था, जिसकी वजह से साइकोंग को वहाँ पे अजीब सी स्मेल आती है। वो समझ जाता है कि इस वाइन में कुछ मिलाया गया है। वो सारी की सारी वाइन उठाकर नीचे फेंक देता है और योंगफाई एक छत पे बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं डोंग को, जो कि प्रिंसेस के रूम में होता है और उसके बड़े बड़े न्यारे होते हैं। प्रिंसेस ने उसके लिए बहुत ही मजेदार खाना ऑर्डर करवाया था जिसे वो मजे मजे से खाता है। और फिर वो एक बड़ा पीस उठाने की कोशिश करता है मगर वो उसको उठा नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। तो प्रिंसेस उसके पास आती है और उसे उठाकर कहती है कि आज के लिए इतना काफी है, तुमने बहुत खा लिया है, अब तुम्हें सोना चाहिए। तो वो उसे सुलाने के लिए ले जा रही होती है कि अचानक से डोंग की नजर एक डॉल पे पड़ती है जो कि दिखने में उसकी तरह की होती है। तो वो फौरन से उसके पास आ जाता है और फिर उसे घूर घूर के देखने लगता है। तो प्रिंसेस उसे मना करती है और उसे कहती है कि नहीं तुम इसके पास नहीं जा सकते। मगर फिर डोंग अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस वो नहीं मानती और वो कहती है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मगर डोंग को वो डॉल बहुत ही अच्छी लगी थी और उसे वो चाहिए थी। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये डॉल मुझे मेरे मास्टर ने दी थी जब मैं छोटी बच्ची थी, तो मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। तो ये सुनकर डोंग थोड़ा सा उदास हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम इसके साथ कुछ देर तक खेल सकते हो, पर एक बात याद रखना कि तुम इसे यहाँ से दूर नहीं ले जा सकते, ये सिर्फ मेरे ही बेडरूम में खेल सकती है। तो डोंग इस बात पे एग्री कर जाता है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्यों ना तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही मजेदार खाना खिलाऊंगी। तो डोंग की नजर सिर्फ उस डॉल पे होती है। प्रिंसेस उससे जो भी कहती है वो उस पे एग्री कर जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस उसे वो डॉल दे देती है तो उस डॉल को लेकर वहाँ चारों तरफ भागने लगता है। और फिर अगले सीन में हम योंगफाई को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और वो कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। वो असल में एक मैप बना रहा था ताकि वो लाइब्रेरी तक पहुँच सके, मगर वो कहता है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गार्ड्स हैं, मैं वहाँ अपने आप नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों प्रिंसेस भी वहाँ पे आ जाती हैं और योंगफाई से कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी उठ गए। तो योंगफाई कहता है कि मैं यहाँ पे कल ही आया हूँ और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ड्राइंग करूँ और पूरी रात बैठकर मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। तो प्रिंसेस ये सुनकर कहती है कि अच्छा तो तुम ड्राइंग भी कर सकते हो, मुझे दिखाओ तो सही तुमने क्या बनाया है। वो उन ड्राइंग में से एक ड्राइंग उठाकर देखती है। तो प्रिंसेस वांग भी उस ड्राइंग को घूर घूर कर देखने लगती है। जिसके बाद प्रिंसेस चेन कहती है कि क्या ये ड्राइंग है, तुम इसे ड्राइंग कहते हो, ये तो बहुत ही फनी लग रही है। मगर फिर योंगफाई एक और ड्राइंग निकाल कर उसे दिखाता है और कहता है कि ये देखो। तो दूसरी ड्राइंग पहली वाली से काफी बेहतर होती है, जिसे प्रिंसेस चेन देखकर कहती है कि हाँ ये कुछ अच्छी लग रही है। और फिर योंगफाई प्रिंसेस चेन से कहता है कि डोंग की खबर दो, वो कैसा है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि वो बिल्कुल मजे में है, तुम उसकी फिक्र मत करो, आज का ब्रेकफास्ट उसके लिए मैंने खास तौर पे ऑर्डर करवाया है। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि उसे तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। जिसके बाद प्रिंसेस वांग कहती है कि चलो काम शुरू करते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी सारी की सारी नीडल्स निकाल के उसके सामने रख देती है और उससे कहती है कि चलो अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि ये तो बिल्कुल सीधा सीधा आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस चेन बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है और प्रिंसेस वांग वो अंदर रूम में उसके साथ होती है और उसके पीठ में नीडल्स घुसाई हुई होती हैं। वो नीडल से उसका ट्रीटमेंट कर रही थी और उससे कहती है कि अब बताओ क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, क्या तुम इससे अपनी इनर स्ट्रेंथ को फील कर पा रहे हो। तो योंगफाई कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा।
तो ये सुनकर प्रिंसेस को गुस्सा आता है और वो कहती है कि लगता है तुम्हें इससे एक्साइटमेंट हो रही है। वो एक बड़ी नीडल उठाती है जिसे देखकर योंग फाई डर जाता है और वो पीछे हट जाता है और उससे कहता है कि रुको, सब्र करो, मुझे अचानक से याद आ रहा है कि तुम अभी शादीशुदा नहीं हो और मुझे डर लग रहा है कि तुम इस वक्त मेरे साथ रूम में अकेली हो, तो शायद इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्या तुम मेरे लिए कोई और डॉक्टर नहीं भेज सकती? तो प्रिंसेस उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई डॉक्टर करे या फिर मैं इस काम में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। ये काम तो मैं अपने बचपन से कर रही हूँ। ये कहने के बाद वो उस नीडल को कैंडल के ऊपर रखकर थोड़ा सा गर्म करती है और फिर वो उससे कहती है कि मैं अगली डोंगचू की प्रिंसेस हूँ, इसलिए मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। तो योंगफाई कहता है कि अच्छा, मुझे अब समझ में आया, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी? तुम इतनी खूबसूरत प्रिंसेस होकर भी अकेली रह जाओगी। तो प्रिंसेस को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे पकड़ के नीडल उसकी पीठ पे घुसा देती है, जिससे योंगफाई बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और फिर वो लोग जैसे ही अपने रूम से बाहर आते हैं तो प्रिंसेस शेन उनसे ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है। तो योंगफाई कहता है कि मुझे रिलैक्स करने के लिए लाइब्रेरी जाना होगा। तो प्रिंसेस वांग उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, मगर तुम्हें मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ना नहीं आती। तो योंगफाई कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रिंसेस वांग कहती है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि तुम अपनी लैंग्वेज को ही नहीं पढ़ सकते। तो योंगफाई कहते हैं, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकूँ। तो प्रिंसेस शेन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रिंसेस वांग से भीख मांग रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तो वांग कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो फिर ठीक है, तुम उसे सिखा लो। तो शेन कहती है कि हाँ, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। तो शेन योंगफाई से कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलती हूँ। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि फिर वांग उन्हें आवाज देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें अपनी हीलिंग पर और अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। और वो जाते हुए उनसे कहती है कि मैं कल दोबारा आऊंगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट कल से दोबारा शुरू करूंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका ट्रीटमेंट अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। प्रिंसेस वांग उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन लेकर आती है और उसे अलग अलग तरीके से हील करने की कोशिश करती है। तो योंगफाई को वो मेडिसिन बहुत ही कड़वी लगती हैं और उन्हें खा नहीं पा रहा होता, मगर वो उसे जबरदस्ती खिलाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग एक जगह खाना खा रहे होते हैं और फिर योंगफाई उससे कहता है कि तुम एक प्रिंसेस होकर इतना टाइम से मेरा ट्रीटमेंट कर रही हो और मेरी वजह से ही तुम इस सिचुएशन में फंस गई हो। ये कहने तुम्हारी पावर्स मेरी वजह से गई हैं, तो उन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं कुछ भी करके तुम्हें वापस से ठीक करके रहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्रिंसेस चुनियान कहती है कि चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लाइब्रेरी लेकर चलती हूँ। तो प्रिंसेस जब उसे लाइब्रेरी में लेकर आती है तो योंगफाई कहता है कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी कैंडल्स क्यों जलाई हैं, जबकि अभी तो सिर्फ दिन का वक्त है। तो प्रिंसेस कहती है कि यहाँ पे एक भूत रहता है। तो योंगफाई कहता है कि मुझे किसी तरह के भूत से डर नहीं लगता, मगर फिर प्रिंसेस उसे बताती है कि एक मर्तबा ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी जल गई थी। एंशिएंट टाइम में एक ओल्ड वर्कर यहाँ पे काम किया करता था और लोग कहते हैं कि वो वर्कर आज भी यहाँ पे मौजूद है और आधी रात को वो यहाँ पे आता है और उसे जो भी यहाँ पे नजर आता है वो उसे जिंदा जला देता है। ये सुनकर डोंग बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर योंगफाई को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद प्रिंसेस उसे बताती है कि हर रोज आधी रात को यहाँ से बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि बहुत ही अजीब तरह की होती हैं। सब लोग यही कहते हैं कि शायद वो ओल्ड मैन बहुत ही गुस्से में होता है और वो चाहता है कि उसकी लाइब्रेरी में कोई भी ना आए। ये कहते ही वो उन्हें अचानक से डरा देती है। तो डोंग डर के मारे योंगफाई के ऊपर चढ़ जाता है, मगर योंगफाई को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो, यहाँ पे सारी की सारी एंशिएंट किताबें भरी पड़ी हैं, तुम्हें जो भी देखनी है जाकर देख लो। ये कहकर प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है और फिर योंगफाई लाइब्रेरी में किताबों को तलाश करना शुरू करता है। वो एक बुक को उठाकर पढ़ता है और थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो एक दूसरी बुक को उठाने की कोशिश करता है कि अचानक उसके हाथ पे कोई गर्म चीज आकर गिरती है। जिसके बाद वो ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक कैंडल होती है और वो कैंडल अचानक से बुझ जाती है, जिससे वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और फिर अचानक से वहाँ पर बुक्स गिरना शुरू हो जाती हैं, जिससे डोंग बहुत ज्यादा डरना शुरू हो जाता है और योंगफाई से लिपट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से योंगफाई के पीछे से कोई चीज बहुत ही तेजी से गुजरती है, जिस पर योंगफाई पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और वो चीज योंगफाई के पीछे से उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। तो योंगफाई पीछे मुड़कर देखता है तो एक शेल्फ के ऊपर कोई शख्स खड़ा होता है। योंगफाई उस शख्स को देखकर कहता है कि आपको उस शेल्फ के ऊपर नींद नहीं आएगी, तो प्लीज अब नीचे आ जाइए। वो शख्स हंसते हुए नीचे आ जाता है और फिर वो शख्स जब उनकी तरफ मुड़कर देखता है तो उसे देखकर वो लोग बहुत ही डर जाते हैं और डर के मारे डोंग वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद योंगफाई भी वहाँ से भागता है और भागते भागते वो लोग दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। तो प्रिंसेस खुद ही वहाँ से दरवाजा खोलती है और उनसे कहती है कि तुम लोग भागकर कहाँ जा रहे हो। और फिर उसकी नजर उस ओल्ड मैन पर पड़ती है तो वो कहती है कि हेलो ओल्ड मास्टर, आप तो बहुत ही कमाल के हैं। आपको बताना चाहती थी कि मैंने आपका एक मैप लिया है।
तो योंगफाई प्रिंसेस से कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये शख्स कौन है। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि ये मेरे ओल्ड मास्टर हैं। ये सुनकर योंगफाई सोचता है कि शायद इन लोगों ने मुझे डराने के लिए ही ये सब कुछ किया है। जैसा मास्टर वैसे स्टूडेंट, दोनों ही एक जैसे हैं। तो वो ओल्ड मैन योंगफाई से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं बस एक बुक कीपर हूँ। और फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुम लोग वो फायर फेरी लेकर आए हो। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आती। और फिर वो योंगफाई को थैंक्स कहती है क्योंकि योंगफाई ने उसकी हेल्प की थी चाइनीज एंशिएंट लैंग्वेज को समझने के लिए। और ये बात जब वो ओल्ड मैन सुनता है तो वो थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि वो मैप तो 7000 साल पुराना था, आखिर इसने कैसे ट्रांसलेट कर लिया। और फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि मुझे मेरा मैप वापस कर दो। मगर फिर प्रिंसेस कहती है कि अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है, मैं और रिसर्च करना चाहती हूँ। मगर वो ओल्ड मैन गुस्सा करने लगता है। तो प्रिंसेस कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं वापस कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो बूढ़ा शख्स भी वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते योंगफाई से कहता है कि अगर तुम्हें एंशिएंट लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो फिर तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर वो उसे एक बेसमेंट में ले आता है, जहाँ योंगफाई देखता है कि लाइब्रेरी के अंदर एक और बेसमेंट है जिसमें बहुत सारी एंशिएंट बुक्स हैं। तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी ओल्ड बुक्स हैं और उनमें से कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जिनकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। वो बुक्स बहुत ही नायाब हैं। अगर तुम उन बुक्स को पढ़ सको तो फिर ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर होगा। ये कहने के बाद वो उसे एक बुक देता है और पढ़ने के लिए कहता है। तो योंगफाई उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है और उसे कहता है कि कल्टीवेटर्स के वर्ल्ड को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है मोनास्टिज्म, जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ कल्टीवेट करते हैं। और उसके बाद बारी आती है मैजिशियंस की, जो कि स्पेल्स के साथ काम करते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कि अपनी स्किल्स से ड्रैगन को कंट्रोल करते हैं और अपने दुश्मनों को अपने ड्रैगन की मदद से खत्म कर देते हैं। और चौथे नंबर पे उन लोगों की बारी आती है जो कि फिजिकली बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो अपनी फिजिकल पावर से किसी को भी बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। ये पढ़ने के बाद योंगफाई उस ओल्ड मैन से कहता है कि ये तो क्लियरली इंट्रोडक्शन है मॉडर्न कल्टीवेटर्स का, मगर ये बुक तो ओल्ड चाइनीज लेटर्स में लिखी गई है, ये बुक इतनी खास नहीं है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि तो तुम ओल्ड चाइनीज कैरेक्टर्स को समझ सकते हो, जो कि बहुत ही खास बात है। तो उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर योंगफाई सोचने लगता है और वो कहता है कि कैरेक्टर्स जब इवॉल्व होते हैं तो उनके अपने रूल्स होते हैं, मगर आज के कैरेक्टर्स 10,000 साल के कैरेक्टर्स से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो वो भी उस बारे में सोच ही रहा होता है कि वो ओल्ड मैन अपने हाथ से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है और योंगफाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर योंगफाई अपने आप को बचा लेता है और वहाँ से हट जाता है। मगर वो ओल्ड मैन उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उस पर दोबारा से अटैक करता है, जिसके बाद योंगफाई दोबारा से उससे अपने आप को बचाकर उससे अपने आप को दूर करता है। तो ये देखकर योंगफाई कहता है कि ये जगह तो बहुत ही अजीब सी है। वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुमने कहा था कि 4 लेवल्स होते हैं, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे 5 लेवल्स हैं। तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम इतनी यंग एज में इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो योंगफाई कहता है कि मैंने तो अपनी पावर को रिवील नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पावरफुल हूँ। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि अब की ना तुमने मुद्दे की बात। ये कहते ही वो अपने रेलिक को जोर से जमीन पे मारता है और फिर तेजी से योंगफाई की तरफ आता है। तो योंगफाई उसके अटैक से बाल बचता है और वहाँ से निकल के उससे दूरी बनाता है। मगर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन फिर से उसके पीछे आता है। तो योंगफाई अपने आप को बचाने के लिए वहाँ भागता रहता है और वो ओल्ड मैन जगह उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। और फिर एक जगह योंगफाई फंस जाता है क्योंकि वो ओल्ड मैन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। तो वो ओल्ड मैन जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है तो योंगफाई एक बुक उठा लेता है और उसे सामने ले आता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन रुक जाता है और उस पर अटैक नहीं करता। ये देखते ही योंगफाई समझ जाता है कि उसे खुद को कैसे बचाना है। वो फौरन से पीछे हटता है वहाँ और बुक्स को नीचे गिराना शुरू करता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि ऐसा मत करो, मगर योंगफाई उसकी बात नहीं मानता और वो हर जगह से बुक्स को नीचे गिराने लगता है, जिस पर उस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो अपनी पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो योंगफाई को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे अपनी एनर्जी से आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब लेकर आता है और उसे करीब लाकर कहता है कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने के बाद तुम अपने आप को काफी इम्प्रूव कर सकते हो। ये कहते ही वो उसे रिलीज कर देता है, जिस पर योंगफाई उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि आप वाकई में बहुत ही पावरफुल हैं, मेरा आपसे कोई मैच नहीं।